नमस्कार। देखिए, चुनाव जीतना किसी भी सांसद के लिए मंजिल नहीं होती, बल्कि ये तो बस सफर की एक शुरुआत है। पर सवाल ये है कि एक चुनावी जीत असल में एक सांसद को काम करने की शक्ति कब देती है। चलिए आज उन दो संवैधानिक स्तंभों को समझते हैं जो इस बदलाव की नींव हैं, शपथ और कोरम। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, चुनाव जीतने के ठीक बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असल में एक सांसद बनता कब है? क्या सिर्फ जीत की घोषणा हो जाना ही काफी है, या फिर कोई और भी प्रोसेस है जो उन्हें सदन में बोलने, वोट करने और काम करने का असली अधिकार देती है? यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी पहलू है। और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के दो बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स में, आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100। यही वो दो अनुच्छेद हैं जो तय करते हैं कि एक सदस्य और पूरा सदन एक साथ मिलकर कैसे काम करेगा। आप ये समझिए कि ये संसद में एंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गेटवे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 99 की। ये हर सदस्य के व्यक्तिगत सफर का पहला कदम है, शपथ। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही पर्सनल कमिटमेंट है। तो ये शपथ आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संविधान, देश की संप्रभुता और अपनी ड्यूटीज के प्रति एक सदस्य की औपचारिक और पवित्र प्रतिज्ञा है। ये एक ऐसा वादा है जो वो पूरे देश के सामने करते हैं। अब जरा इस शपथ के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सदस्य का हर काम, उनका हर फैसला संविधान के दायरे में ही होगा, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी किताब है। और यही सबसे अहम बात है। इस शपथ को लिए बिना कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता, वो अपनी बात नहीं रख सकता और ना ही वोट कर सकता है। मतलब ये शपथ ही वो चाबी है जो उनके लिए संसद के दरवाजे पूरी तरह से खोलती है। ठीक है, तो एक सदस्य ने शपथ ले ली और वो तैयार है, लेकिन संसद तो एक व्यक्ति से चलती नहीं है। और यहीं पर आता है आर्टिकल 100, जो वोटिंग और कोरम के जरिए ये तय करता है कि पूरा सदन एक साथ मिलकर कैसे काम करेगा। अच्छा, अब इन दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वोटिंग वो प्रोसेस है जिससे किसी बिल या प्रस्ताव पर हाँ या ना का फैसला होता है, जबकि कोरम उस बैठक के होने की पहली शर्त है। मतलब कोरम वो कम से कम सदस्यों की संख्या है जिसके बिना कोई बैठक या वोटिंग लीगल ही नहीं मानी जा सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये न्यूनतम संख्या, ये मिनिमम नंबर है कितना? कितने सदस्यों का वहां मौजूद होना जरूरी है ताकि सदन की कार्यवाही कानूनी तौर पर सही मानी जाए? इसका जवाब है सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, यानी 1/10। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी टीम को एक ऑफिशियल मैच शुरू करने के लिए कम से कम कुछ खिलाड़ी चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही संसद को अपना काम शुरू करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का वहां होना ही चाहिए। ये एक बड़ा मजेदार सवाल है। सोचिए, सदन की बैठक शुरू हुई और स्पीकर ने देखा कि जितने सदस्य होने चाहिए उतने तो हैं ही नहीं। तो फिर क्या होगा? क्या काम ऐसे ही चलता रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये बात सामने आती है कि कोरम पूरा नहीं है, तो ये स्पीकर की ड्यूटी है कि वो सदन की कार्यवाही को तब तक के लिए रोक दें या स्थगित कर दें जब तक कि वो न्यूनतम संख्या पूरी नहीं हो जाती। बिना कोरम के लिया गया कोई भी फैसला मान्य नहीं होता। तो आखिर ये शपथ और कोरम के नियम इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ कोई प्रक्रिया या नियम नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। देखिए, एक तरफ शपथ जो है वो हर सदस्य की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय करती है, और वहीं दूसरी तरफ कोरम ये पक्का करता है कि देश के लिए इतने बड़े बड़े फैसले कुछ गिने चुने लोग ही ना ले लें, बल्कि उसमें एक न्यूनतम सामूहिक भागीदारी हो। यही पूरी प्रक्रिया सामूहिक फैसलों को वैधता देती है और लोकतंत्र में आम जनता का भरोसा मजबूत करती है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या शपथ और कोरम जैसी ये प्रक्रियाएं सिर्फ कुछ पुरानी रस्में या औपचारिकताएं हैं, या फिर ये वो अदृश्य स्तंभ हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत असल में टिकी हुई है? इस पर सोचिएगा जरूर।